नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी आज दिल्ली में नहीं है, झारखंड में चुनाव देखने गए हैं। तो खैर चलिए आगे हम लोग झारखंड की भी बात करेंगे। झारखंड यात्रा में इन्होंने क्या अनुभव प्राप्त किया और क्या समझा लोकसभा चुनाव के बारे में। तो आज हम फिर से बात करेंगे 5 लोकसभा सीटों की, जिनके चुनाव बिहार में आगे होने हैं। कुछ चौथे चरण में भी हैं। कल भी हमने 5 हॉट सीटों की बात की थी। तो आज और 5 ऐसी सीटें जहां गणित कुछ उलझा हुआ दिखाई पड़ रहा है और लड़ाई भी दिखाई पड़ रही है। बड़े चेहरे हैं, कई चेहरे हैं और कहीं कोई काट रहा है, कहीं कोई फंसा रहा है। ये सारी स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न है बिहार के इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में। और आज जिन 5 लोकसभा क्षेत्रों की हम चर्चा करेंगे उनमें सिवान है। सिवान समझते ही हैं, शहाबुद्दीन का सिवान। शहाबुद्दीन अब नहीं है, फिर भी शहाबुद्दीन के बगैर जिक्र सिवान की चर्चा न शुरू होगी न खत्म होगी। हिना साहब निर्दलीय उम्मीदवार हैं और यहाँ लड़ाई ठीक से फंसी हुई है। उजियारपुर, देखिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चुनाव लड़ रहे हैं लगातार तीसरी बार सांसद बनने के लिए, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। देखिए मैं मानता हूं कि बीजेपी में दो ही ऐसे लोग हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो। वे यह कह सकते हैं कि फला आदमी को हम बड़ा आदमी बना देंगे या फला आदमी को हम छोटा आदमी बना देंगे। तो अमित शाह कह कर गए हैं कि नित्यानंद राय को हम बड़ा आदमी बनाएंगे। फिर बक्सर लोकसभा सीट की हम चर्चा करेंगे, जहां अश्विनी चौबे के टिकट काटे जाने के बाद ही वहां कई तरीके की आग लगी है और चुनाव फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक आईपीएस पदाधिकारी भी हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, आरजेडी के कैंडिडेट हैं, ददन यादव भी आ गए हैं। पूर्वी चंपारण, देखिए राधा मोहन सिंह चंपारण के भीष्म पितामह और उनके सामने लाया गया है राजेश कुशवाहा को। बेगूसराय की बात करेंगे, फायर ब्रांड गिरिराज सिंह कहते हैं पाकिस्तान को पसंद करने वाले मुझे वोट न करें, जो मुसलमान की बात करते हैं वे मुझे वोट न करें। तो इन 5 लोकसभा क्षेत्रों की हम चर्चा करें। सभी 5 लोकसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं अजीत जी ये बिहार के। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने जो नाम लिए पाँचों सीट काफ़ी अहम हैं और जो जी चेहरे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार की जी राजनीति के लिहाज से भी और राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी और इन पाँचों का गणित हम लोगों को मोटा-मोटी अंदाज़ा है। जी। इसमें जो इस बार अब जो आगे जो भी चरण आएँगे उसमें ज़्यादा चुनाव बीजेपी की सीटों पर होनी है। हम्म। जो बीजेपी की सीटें हैं उन सीटों पर अब ज़्यादा चुनाव होना है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर जी चुके हैं और यही कारण है कि अब बीजेपी के नेताओं के की साख और उनकी किस्मत दांव पर है और बीजेपी के बड़े नेताओं के अब कैंपेन बढ़ेंगे, प्रचार बढ़ेगा। आप हम लोगों ने देखा कि नितिन गडकरी ने जाकर के गिरिराज सिंह के लिए वहां वोट मांगा बेगूसराय में और इतने वादे किए हैं कि अगर वो जीत गए और वो वादे पूरे हो गए तो फिर बेगूसराय की तो किस्मत ही पलट जाएगी। उन्होंने इतनी जी। सड़कें और इतने पता नहीं क्या क्या बनाने के वादे किए हैं। इसी हम्म। तरह से अमित शाह जी ने जाकर के नित्यानंद राय के लिए जो वादे किए हैं, तो अब ये बीजेपी के असर वाले इलाके हैं। पूर्वी चंपारण की सीट है, आप देखिए जो केंद्रीय कृषि मंत्री रहे हुए हैं और बीजेपी के आपने ठीक ही कहा कि भीष्म पितामह है। तो ये जी सारी सीटें इंपॉर्टेंट सीट है। सिवान का महत्व अपने दूसरे कारणों से सिवान का महत्व ज्यादा हो गया है और वो उस पूरे इलाके में जो हम लोग जिसको अगर भौगोलिक रूप से कहें तो जिसको पश्चिमी बिहार कहा जाता है, वेस्ट बिहार, उसमें की जो जितनी सीटें हैं, जो चाहे वो महाराजगंज हो, सारण हो, गोपालगंज हो, सिवान, इन सब चीजों पर, इन सब सीटों पर उसका असर होना है। जी। तो वो सीट अपने दूसरे कारण से महत्वपूर्ण हो गई है। तो जो भी सीट आज हम लोग चर्चा करने के लिए आपने कहा, उन सबका अपना महत्व है, उसके नेताओं का अपना महत्व है। तो अब आगे अब हम लोग एक एक सीट जी की हम देखिए हम बात। सीटों पर आए इसके पहले देखिए हमारे दर्शकों ने कहा है कि अजीत द्विवेदी जी से पूछिए कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये क्यों कहा कि अंबानी अडानी टेम्पो से पैसा पहुंचवा रहे हैं कांग्रेस के पास। कांग्रेस वाले बताएं। तो लोग जानना चाह रहे हैं कि अंबानी अडानी, और फिर लोग यह भी जानना चाह रहे हैं, अभी से कुछ देर पहले किसी दर्शक का सवाल था कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा नहीं की। सब कुछ ठीक है ना देश में, बीजेपी की कैंपेन में, बीजेपी की सभाओं में प्रधानमंत्री जिस तरीके से बोल रहे हैं, क्या यह सब है?
देखिए, ये लोगों का सवाल ठीक है। लोग देखिए बहुत जेन्युइन लोगों की क्यूरियोसिटी है, लोगों की जिज्ञासा हो गई है कि जी। पहले चरण में जो प्रचार हो रहा था, पहले चरण का जो प्रचार था वो बिल्कुल डिफरेंट था। हुँ, लेकिन जैसे पहले चरण की वोटिंग हुई, वोट परसेंटेज गिरा, ये मैसेज आया कि लोगों में उत्साह नहीं है और मोदी मोदी के नारे नहीं लग रहे हैं चुनाव में। उसके बाद से आप देखिए प्रचार बदला। उसके बाद ही दूसरे चरण के मतदान से पहले 21 तारीख को, 21 अप्रैल को, 19 को पहले जी। चरण का मतदान हुआ था और 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा की रैली में ये मुसलमानों वाली बात कही उन्होंने और ये बिल्कुल। कहा कि कांग्रेस जो है वो संपत्ति छीन करके और मुसलमानों को दे देगी। हुँ, तो ये चुनाव बदला पहले चरण के बाद। दूसरे चरण में भी जब इसका कोई असर नहीं दिखा और दूसरे चरण में भी मतदान प्रतिशत गिरता रहा, तो और एग्रेसिव होता गया कैंपेन कि ये सरिया लागू करना चाहते हैं, ये मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ तक गए कि उन्होंने कहा कि मेरे जीते जी धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे, मुसलमानों को नहीं होने देंगे। दूसरे चरण में भी जब चीजें नहीं सुधरी, तो फिर पाकिस्तान भी आ गया कि जी। पाकिस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी के शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं। तो हुँ, उसके बाद तीसरे चरण में भी जब मतदान में स्थितियां नहीं सुधरी ज्ञानेश्वर जी, तो राम मंदिर भी आ गया कि ये लोग राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे और ये बाबरी भी आया और राम मंदिर भी एक साथ आया। देखिए, जी। बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा था उसको टूटे हुए कितने साल हो गए, 32 साल हो गए। हुँ, 1992 में वो ढांचा टूटा था हुँ, और 32 साल के बाद उसकी एंट्री हुई है। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी उसकी एंट्री हुई है। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि बाबरी ताला लगा देंगे लोग और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस बात को रिपीट किया। और हम एक वीडियो क्लिप देख रहे थे जो अमेठी से चुनाव लड़ रही है स्मृति ईरानी, उन्होंने भी कहा, लोगों से दिखा करके कहा कि अगर आ जाएगी कांग्रेस तो वो उस मंदिर पर ताला लगा देगी, उस मंदिर का को जो मंदिर बना है उसका पूरा कानून ही बदल देगी। तो जी, वो भी आ गया। एक चरण के बाद देखिए किस तरह से कैंपेन हुआ और तभी जाकर के ये बात आई कि दो बातें आई, दोनों को जी, जोड़ के देखने की जरूरत है। उन्होंने पूछा प्रधानमंत्री ने कि कांग्रेस के शहजादे ने क्यों अंबानी अडानी का नाम लेना बंद कर दिया है, क्या उनके यहाँ कितना माल उठाया उन्होंने। ये हुँ, प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं। देखिए, ये बजाबता ये बिजनेस कारोबार की भाषा है जो गुजरात और गुजरात के लोग बहुत बढ़िया से समझते हैं कि जी, कितना माल उठाया, कितना बोरे हुँ, में भर के नोट आए। ये सब बातें प्रधानमंत्री ने कही हुँ, राहुल गांधी को डायरेक्ट एड्रेस करके कि कांग्रेस के शहजादे ने क्यों नाम लेना बंद कर दिया। हालांकि कोई नाम लेना उन्होंने बंद नहीं किया अपनी हर हुँ, सभा में। उसी दिन कांग्रेस ने बताया कि उन्होंने अडानी का नाम 103 बार और अंबानी का नाम 30 बार लिया है। जी, तो ये वो नहीं, उन्होंने नाम लेना बंद नहीं किया था। फिर भी प्रधानमंत्री ने एक मैसेज बनवाने के लिए, और हुँ, वो मैसेज इसलिए बना, देखिए उसके अगले ही दिन जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये मुकाबला नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का है। हुँ। ये पहली बार हम लोगों ने सुना कि नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी, कोई हाँ, नहीं नहीं तो कहता था। पहले तो कांग्रेस को हवा-हवा में ले रहे थे, कांग्रेस को समझ ही नहीं रहे थे। मान ही नहीं रहे थे कोई कि कांग्रेस जी, कभी आ सकती है। कांग्रेस के लिए तो प्रधानमंत्री ने कहा था 5 फरवरी को, हमको ध्यान है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए कि अगली जी, बार दर्शक इनको, मतदाता इनको दर्शक दीर्घा में बिठा देंगे। हुँ, दर्शक दीर्घा में बिठा देंगे मतलब एक भी सीट नहीं आएगी। ये बात 5 बिल्कुल, फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने सदन में कही थी जी, कि दर्शक दीर्घा में बिठा देंगे मतदाता। और अब उस हुँ, कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि वो आ जाएगी तो ये चीजें कर देगी। और हुँ, उसमें भी राहुल गांधी को एड्रेस करके कि अब मुकाबला नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी है, हुँ, विकास बनाम जिहाद है। यहां भी हिंदू जी, मुस्लिम हुआ, लेकिन जब हुँ, राहुल गांधी से आप मुकाबला बना रहे हैं तो उसके साथ एक दूसरा नैरेटिव बनाना था और उसमें राहुल गांधी की छवि को डेंट करना था। राहुल गांधी की छवि है कि वो एक फक्कड़ किस्म के आदमी है, रुपए पैसे से कोई मतलब नहीं है, किसी कारोबारी से नहीं मिलते हैं। ये एक नैरेटिव भी बना है और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने ये बात स्टैब्लिश की है कि पिछले 10 साल जब कांग्रेस का राज था तो देश के तमाम बड़े उद्योगपति मिलने की कोशिश करते रहे और राहुल गांधी नहीं मिले उनसे, बिल्कुल, चाहे कोई भी बड़ा उद्योगपति हो देश का। हुँ, तो एक छवि बनाई हुई है राहुल गांधी की कि वो उद्योगपतियों से दूर रहते हैं और आम आदमी के लिए काम करते हैं, सड़क पर जी, घूमते हैं, टी शर्ट और जींस पहन के घूमते हैं। तो इस छवि को डेंट करना था, ये बताना था कि कांग्रेस भी अछूती नहीं है, कांग्रेस भी कारोबारियों से चंदा लेती है, कारोबारी उसको भी पैसे देते हैं। तो सीधे कारोबारी कहने के बजाय प्रधानमंत्री ने ऐसे दो नाम लिए जो प्रतीक बन गए हैं कारोबार के और ये कि पॉलिटिकल चंदा दान देने के मामले में जिनको लेकर के राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा इल्जाम लगाए कि वो बीजेपी जी, को देते हैं। तो ये बिल्कुल, हवा बदलने के लिए, इस पूरे उसको पासा पलटने के लिए प्रधानमंत्री ने नाम ले दिया राहुल गांधी का और कह दिया कि वो बताएं कि उनको कितना मिला है, वो कितने बोरे आए हैं, कितने टेम्पो आए हैं, ताकि जनता के मन में ये संदेह पैदा हो। अब जनता तो सुनने नहीं जा रही है, जनता तो नहीं गिनने जा रही है कि राहुल गांधी कितनी जी, बार नाम ले रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कह दिया तो ये जनता के मन में कहीं ना कहीं होगा कि भाई अब राहुल गांधी भी तो लेते ही हैं,
कौन सी पार्टी नहीं लेती है, वैसे भी ये लेकिन धारणा है। अजीत जी, जब बोरे और टेम्पो की बात होती है तो इसका मतलब काला धन की बात होती है। तो इसका मतलब बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने मान लिया ना कि काला धन है अंबानी और सही अडानी बात के है। पास भी। जी। मतलब उन्होंने कहा कि काला धन, कितना काला धन आया बोरे में भर के। जी। और ये जिस प्रधानमंत्री जो काला धन खत्म हो जाने की बात कर रहे थे कि देश में नोटबंदी के बाद काला धन समाप्त हो गया, हम्म। उसके लिए उन्होंने कहा कि मौजूद है, और देश के सबसे बड़े जो कारोबारी हैं उनके पास है, वो बोरे में भर बिल्कुल। के दे रहे हैं, टेम्पो में भर के दे रहे हैं। तो अब राहुल गांधी की छवि पता नहीं कितनी खराब हुई इस मामले में, लेकिन हम्म। देश के दो जो सबसे बड़े कारोबारी हैं उनको लेकर के तो ये सवाल उठेगा देश में भी और दुनिया में भी कि भाई बिल्कुल। प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं तो क्या सचमुच ऐसा है, उनके पास सचमुच काला धन है। और ये वो लोग हैं जिनका नाम लिया प्रधानमंत्री ने, जो फोर्ब्स की सूची में है, फोर्ब्स के सबसे अमीर लोगों की सूची में है, जिनके हुरूम की लिस्ट में जिनका सबसे बड़ा नाम होता है, जिनके बारे में जी। दुनिया जानती है। एक समय तो ऐसा था कि अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। तो वो, बिल्कुल। उनके ऊपर तो दुनिया के तमाम मीडिया समूहों की और दुनिया के तमाम बिजनेसमैन की और उसकी नजर होती है। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन भी आकर के भारत में इन्हीं लोगों के साथ कारोबार का तालमेल करने वाले हैं, जो जो भी उनका बनना है, जो निवेश होना है, जो साझा बिजनेस शुरू होना है। तो हर जगह ये मैसेज होगा कि ये दो जो बड़े और कारोबारी जैसे ही हैं, ये बयान आया, कल शेयर बाजार कैसे लुढ़का यह भी हमने देखा, आपने देखा। बिल्कुल देखा हम लोगों ने। तो ये कारोबार के लिहाज से भी ये डैमेजिंग बयान था। अब जी। उस कोशिश तो ये थी कि राहुल गांधी की जो छवि है उसको डैमेज किया जाए, हम्म। उनको कटघरे में खड़ा कराया जाए कि वो भी कारोबारियों से पैसा लेते हैं, काला धन लेते हैं, कैश में पैसा लेते हैं, जी। ताकि जनता के मन में एक संदेह पैदा हो कि वो जो बात कह रहे हैं वो कुछ अलग नहीं है, वो भी है वैसे ही। अब पता नहीं उनकी छवि कितनी डैमेज हुई, लेकिन कारोबार का माहौल और एक ग्लोबल इमेज भारत के बिजनेस कम्युनिटी के दो सबसे बड़े टाइकून्स का, दो सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स का, कि अब की ब्रांड की छवि पर तो निश्चित रूप से असर हुआ है। और ये फिर अब इसका असर अगले चुनाव में हम लोग चौथे चरण में देखेंगे कि इसका क्या असर होता है। चलिए चौथे चरण में देखेंगे। और देखिए, आपने जो चर्चा की उसमें आपने कहा जिहाद की बात की, आपने मुसलमान की बात की, पाकिस्तान की बात की। लेकिन देखिए, जो मेरा निजी तजुर्बा है, 3 चरणों का चुनाव हो चुका है, चौथे चरण की ओर हम बढ़ रहे हैं कि बहुत कोशिशों के बाद भी हिंदू बनाम मुसलमान नहीं हो रहा है। हिंदू मुसलमान का चुनाव होते हम नहीं देख रहे हैं। आज जिन 2 सीटों की हम चर्चा करने जा रहे हैं, 5 सीटों की चर्चा करने जा रहे हैं, उनमें 2 सीटें ऐसी हैं, यदि हिंदू मुसलमान होता तो वहां यह जरूर दिखता। सिवान में हिना साहब निर्दलीय, लेकिन उनके साथ हिंदू और हिंदुओं में भी सवर्ण खड़े हो गए। और यदि हिंदू मुसलमान ही हुआ होता या हो रहा होता तो बेगूसराय में कसम कस की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती गिरिराज सिंह को। वहां भी हिंदू मुसलमान नहीं हो पा रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं, ये नहीं कि आप हिंदू हैं इसलिए आपको हम वोट दे रहे हैं, मुसलमान एक तरफ और हिंदू एक तरफ। वैसे देखिए, बेगूसराय को लेनिनग्राद कहा जाता है बिहार का। क्या चर्चा शुरू करते हैं सीवान से। बिहार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हॉट सीट शहाबुद्दीन को लेकर सीवान की चर्चा होती ही रहती है। शहाबुद्दीन है नहीं, अब हीना साहब, जिन्होंने आरजेडी का टिकट ठुकरा दिया, नहीं लड़ेंगे आरजेडी के टिकट पर, और वह निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा हैं, जो रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी हैं, जेडीयू की उम्मीदवार हैं। यहाँ कविता सिंह का टिकट काटा गया और अवध बिहारी चौधरी हैं आरजेडी की उम्मीदवार। तो यहाँ यह लड़ाई त्रिकोणीय है। एक जीवन यादव भी आ गए हैं, चौथे हैं। और हीना साहब के साथ मुसलमान तो हैं ही, वे लोग जिन्होंने 2009, 2014, 2019 में हिना साहब का साथ छोड़ दिया था, शहाबुद्दीन का साथ छोड़ दिया था, वे इस चुनाव में साथ जुड़ते थे। कहा यह जा रहा है कि जेडीयू की ओर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि रमेश सिंह कुशवाहा, जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, रमेश सिंह कुशवाहा के पिता ने ही वहां माले को लाया था। और जब माले और शहाबुद्दीन के बीच संघर्ष हुआ, किसानों की ओर से शहाबुद्दीन खड़े थे, तो यह चुनाव दिलचस्प बन गया है। तेजस्वी यादव ने भी कैंपेन किया है, लेकिन वे पूर्णिया की तरह यहाँ कैंपेन नहीं कर सकते हैं कि पूर्णिया की तरह उन्होंने कैंपेन किया। और जितनी फैन फॉलोइंग शहाबुद्दीन की है मुसलमानों में, उनके नहीं रहते हुए भी, तो बात ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो सिवान की चर्चा सबसे पहले हम कर लें, अजीत जी। हाँ देखिए, यही कारण था जो तेजस्वी यादव ने इस तरह से अपने को नहीं झोंका सिवान में, जैसे पूर्णिया में झोंका था। जी। पूर्णिया में उनको इस बात का भरोसा था कि यादव भले यहाँ पप्पू यादव को दे दे, लेकिन हमारे कैंपेन करने से पूरे बिहार में यादव का वोट नहीं बिगड़ेगा।
जी, लेकिन अगर वो इसी तरह की मेहनत जाकर के सिवान में करते तो सारी बची हुई सीटों पर, जितनी सीटों पर चुनाव है, वहां मुसलमान का वोट बिगड़ सकता था। हुँ, तो इसलिए उन्होंने अपने को अपेक्षाकृत पीछे रखा, कम रखा। एक तो ऐसे भी तबीयत भी खराब हो गई उनकी चुनाव के तीसरे जी, चरण के चुनाव के बाद उसी समय। और दूसरा, उन्होंने एक कैंडिडेट ऐसा दिया है, उन्होंने एक कैंडिडेट इस तरह का दे दिया, उन्होंने वहां उस सीट पर सिवान में उन पर अवध बिहारी चौधरी को उन्होंने चुनाव में उतारा है। और जी, दूसरा, एक जीवन यादव जो वहां एक कैंडिडेट आ गए, तो यादव वोटों का बंटवारा या कंसोलिडेशन, ये एक अलग पहलू है कि यादव जी, वोट वो ये लगभग तय लग रहा है। और आपने पहले भी एक बार हम लोग बात कर रहे थे तो कहा ही था कि यादव नहीं करते हैं वोट, वहां हुँ। शहाबुद्दीन के लिए भी नहीं करते हाँ, थे, नहीं एक करते तरह हैं। की माई समीकरण काम नहीं करता है सिवान में। वो समीकरण काम नहीं करता है। तो अब ये देखिए कि एक महागठबंधन के वोट का क्या आधार है, यादव मुस्लिम, हुँ, उसमें वोट दो जगह हो गया, यादव एक तरफ चले गए, मुसलमान एक तरफ चले गए, तो वो तो बिखर गया। दूसरा, जेडीयू का क्या वोट कॉम्बिनेशन है, कुशवाहा, अत्यंत पिछड़ा और और सब सवर्ण। सवर्ण, अब उसमें कुशवाहा चले गए एक तरफ और सवर्ण हुँ, चले गए दूसरी तरफ, तो जी, उसका भी वोट समीकरण बिगड़ गया। जो हुँ, महागठबंधन है उससे मुसलमान टूट करके हिना साहब के साथ पूरी तरह जुड़े, और जो जेडीयू बीजेपी का एनडीए का कॉम्बिनेशन है उससे सवर्ण टूट करके फिर हिना साहब की तरफ गए। तो ये तो एक तरह से आप देखें त्रिकोणीय लड़ाई है कहने को, लेकिन जो तीसरा कोण है उसमें दोनों तरफ से वोट टूट के जा रहा है। बिल्कुल। तो दोनों तरफ से वोट टूट के जो जाने का है फायदा, वो एक हिना साहब को हो सकता है। और हिना साहब को एक दूसरा फायदा ये भी हो सकता है कि वो लगातार चुनाव लड़ रही है, तो हुँ, उनके पास एक वेल आइल्ड मशीनरी है, वो चुनाव हार जा रही है, भले हम देख रहे हैं 2009, 14, 19, लेकिन जी, वो एक उनके पास एक मशीनरी है, जो मशीनरी उनको चुनाव लड़ा सकती है कायदे से। एक उत्साही लोगों का समूह है उनके साथ, जो चुनाव लड़ाने में, एक माहौल बनाने में काम आ सकता है। तो अब ये देखना होगा कि कुशवाहा का वोट पूरी तरह से रहता है इनके साथ, जो रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी लड़ रही हैं पत्नी है विजय विजय लक्ष्मी लक्ष्मी देवी। के साथ, उनके साथ कुशवाहा का वोट पूरी तरह से रहता है। या नीतीश कुमार का वहां जादू, जो अभी और बीजेपी हुँ, दोनों अपना जादू चला के उनको रोक के रखते हैं। और सवर्ण वोट कितना ले आ पाते हैं, कुछ वोट अगर आता है सवर्ण, तब तो सीधी लड़ाई है। अभी भी वैसे भी लड़ाई सीधी रमेश कुशवाहा बनाम हिना साहब ही दिख रही है, लेकिन चुनाव में जीत हार इस पर डिपेंड करेगा कि कितने परसेंटेज में चुनाव सवर्ण का वोट टूट करके जाता है हिना साहब की तरफ, और महादलित और अत्यंत पिछड़ा में कितना टेंट होता है। उसमें अगर जी, कुछ टूट होती है, तब तो जाकर के हिना साहब फिर हो सकता है कि उनकी तीसरी बार के बाद चौथी बार उनके लिए लकी साबित हो। अगर हुँ। महादलित और अत्यंत पिछड़ा का नहीं वोट टूटता है, तब कांटे की लड़ाई होगी, फिर हम लोग कुछ अभी अभी प्रिडिक्ट करने की स्थिति में नहीं होंगे। नहीं, देखिए सिवान या यूँ भी कहें कि जब कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो मेरा अनुभव यह रहा है अजीत जी, कि एक बड़ी पार्टी के उम्मीदवार की फजियत हो जाती है, ज़मानत जब्त हो जाती है। हाँ, 2009 सिवान इस बात का गवाह है, 2004 तक तो शहाबुद्दीन ही लड़ते रहे। 2009 में हिना साहब चुनाव हारी, ओम प्रकाश यादव खटिया छाप पर चुनाव जीत गए और बिशन पटेल बीजेपी जेडीयू के एनडीए के उम्मीदवार थे। 43,000 या 45,000 वोट ला पाए थे और चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो 2004 तक जो शहाबुद्दीन के आधार वोट थे, सबन या फिर मुसलमान या फिर जो मिसलेनियस वोट थे, वो इनके साथ थे। लेकिन 2009 में जब ओम प्रकाश यादव निर्दलीय ताव में आए, भाव उनका चढ़ा, तो सब कुछ मिट गया, हिना साहब चुनाव हारी। 2024 में हम देख रहे हैं कि हिना साहब ने उस आधार वोट को जोड़ लिया। नामांकन में भी आपने देखा कि वह लग ही नहीं रही थी कि हिना साहब हैं। मतलब वह गणेश पूजा कर गई थी, हाथी की पूजा की थी उन्होंने, कि यह तिल यह हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और जिस तरीके से जेडीयू के लोग ही अब जो सांसद हैं कविता सिंह, उनके देवर मतलब अजय सिंह के भाई, वो हिना साहब के साथ घूम रहे हैं। तो ये स्थिति परिस्थिति होगी तो फिर न किसी एक बड़े उम्मीदवार की वहां जमानत जब्त हो या फिर बहुत बुरी स्थिति हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो वो कौन होगा उम्मीदवार, वही हमने इसलिए जी, कहा कि अगर कुशवाहा का वोट एक मुश्त जाता है, जो जा रहा है अभी आजकल, इस बात में कोई, जी, उनके साथ उपेंद्र, इनके साथ जब ओम प्रकाश यादव के साथ ये हुआ था कि उनके साथ एंटी शहाबुद्दीन पूरा वोट चला गया था, शहाबुद्दीन जी, लगातार वहां से जीते थे, तो उनके विरोध का वोट, और एक हुँ, जिस तरह के इन्होंने कैंपेन किया था ओम प्रकाश यादव ने कि पत्नी विधवा वाला साड़ी पहन के घूम रही हैं, और तो उसकी एक सहानुभूति का वोट गया था। अभी हुँ, उस तरह की कोई लहर नहीं है।
ऐसी कोई बिल्कुल। लहर नहीं है और उस तरह की कोई सहानुभूति का फैक्टर भी नहीं है, बल्कि सहानुभूति का कुछ फैक्टर होगा भी तो वो हिना साहब के साथ होगा। हुँ, तो ऐसी स्थिति में दोनों अपने कोर वोट पर बैठे हुए हैं, मतलब यादव के कोर वोट पर अवध बिहारी चौधरी हैं, कुशवाहा के कोर वोट पर और जेडीयू बीजेपी के कोर वोट पर, जिसमें सवर्ण तो नहीं लेकिन अत्यंत पिछड़े महादलित वो बैठे हुए हैं। रमेश सिंह जी, कुशवाहा की पत्नी है। तो अब इन दोनों अगर कोर वोट अपना ले लेते हैं तो हो सकता है कि फजीहत से बच जाए। अगर दोनों जी, यादव का पूरा वोट मिल ही जाए अगर उनको, तो हो सकता है कि फजीहत से बच जाए। हुँ, लेकिन अगर वो वोट भी टूटता है, हुँ, उस वोट में अगर ये यादव वोट में ये मैसेज हो कि हिना साहब का विरोध करना है और वो वोट जाना चाहे उनकी तरफ, हुँ, कुशवाहा के साथ जाना चाहे, या कुशवाहा का वोट अभी एक हम लोगों ने ट्रेंड देखा है कि वो आरजेडी के साथ जा रहा है, तो अगर जी, कुशवाहा बिल्कुल। का कुछ वोट आरजेडी की तरफ गया तो फिर वो एक बैलेंस में रहेंगी चीजें। लेकिन ये जीत हार का तो फैक्टर यही होगा कि फॉरवर्ड में से कितना चला जाता है, उनके साथ कुछ वोट बीजेपी एनडीए कैंडिडेट को मिलता है कि नहीं, मतलब एनडीए का कैंडिडेट जो जेडीयू को मिलता है या नहीं, और जी, अत्यंत पिछड़ा महादलित का वोट क्या क्या किस तरह का बिहेव करता है। लेकिन अभी के समय में तो एडवांटेज, माहौल, हवा सब हिना साहब ने बना ही रखा है। चलिए तो देखिए अभी के समय में चुनाव में वक़्त है और चुनाव में स्थितियाँ, परिस्थितियाँ कब बदल जाती है पता नहीं चलता, हवा कब बनती है और बिगड़ती है। आगे हम चर्चा करते हैं उजियारपुर सीट की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने हैं आलोक मेहता। देखिए 2 बार 2014 में, 2019 में नित्यानंद राय चुनाव जीते और यदि हम यहाँ के इतिहास को देखते हैं तो नित्यानंद राय को हराना थोड़ा कठिन लगता है। 2019 में हमने देखा 5,43,906 मत लाकर नित्यानंद राय चुनाव जीते थे, करीब 56% मत प्राप्त हुआ था और उपेंद्र कुशवाहा जो तब महागठबंधन में थे, आरएलएसपी के उम्मीदवार थे, 2,66,628 मत। यदि हम 2014 की बात करें तो देखिए यहाँ दो कुशवाहा लड़ रहे थे, फिर भी नित्यानंद राय चुनाव जीते। नित्यानंद राय को 3,17,352 मत, आलोक मेहता आरजेडी के उम्मीदवार थे, 2,56,883 मत, अश्वमेध देवी 1,19,669 मत। यदि हम आलोक मेहता और अश्वमेध देवी दोनों के मत को जोड़ दें तब तो नित्यानंद राय 2014 में हार जाते। लेकिन याद रखिए अश्वमेध देवी नीतीश कुमार की उम्मीदवार थी और नीतीश कुमार फिर से एनडीए में हैं। तो जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए में गए, जो 2014 में 3,17,000 मत मिला था वह बढ़कर 2019 में 5,43,000। और नित्यानंद राय की पहचान एक ऐसे राजनेता के रूप में है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पसंद करते हैं, अमित शाह भी पसंद करते हैं और किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन लड़ाई तो लड़ाई है। कल वहां तेजस्वी यादव की बड़ी सभा हुई है। देखिए 2009 में भी आलोक मेहता चुनाव हार गए थे, अश्वमेध देवी चुनाव जीती थी। और जब पुराना परिसीमन था समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का, तब 2004 में आलोक मेहता को सांसद बनने को मौका मिला था। लेकिन अब समस्तीपुर जो पुराना परिसीमन है, अब समस्तीपुर और उजियारपुर, पहले समस्तीपुर और रोसड़ा हुआ करता था, तो विधानसभा क्षेत्र अलग अलग हैं। तो उजियारपुर को लेकर हम क्या माने? देखिए, आपने जो बातें कही, हम लोग हमेशा चर्चा करते रहे हैं कि जब नीतीश कुमार अलग लड़े थे 2014 के चुनाव में, जी, तो नीतीश कुमार को जितना वोट मिला था, 2019 में जब वो एनडीए में आए, वो पूरा का पूरा वोट एनडीए के साथ ऐड हो गया। जी, उसमें कोई वोट नहीं टूटा। और हम लोग इसकी चर्चा मधेपुरा को लेकर के भी की, सुपौल को लेकर के भी की, जहां भी 30%, 28%, 24% जो भी वोट नीतीश कुमार के कैंडिडेट को मिला था उन इलाकों में, इस इलाके में उनका वोट थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन सीमांचल कोशी के इलाके में उनको ज्यादा मिला था, बीजेपी को कम मिला था। जी, इन इलाकों में बीजेपी को ज्यादा है, उनको कम है, तो वो वोट हुँ, एकदम ऐड हो जाता है पूरी तरह से, हुँ, उसमें कोई टूट फूट नहीं होती है। ये नीतीश कुमार की खासियत यूएसपी है है। कि उनका वोट पूरा का पूरा ट्रांसफर होता है बीजेपी को भी, और जब वो आरजेडी के साथ होते हैं तो आरजेडी को भी ट्रांसफर होता है, पूरा का पूरा ट्रांसफर होता जी, है। उनको उतना नहीं ट्रांसफर होता है। हुँ, तो ये वोट जैसे ट्रांसफर हो जाता है, आप बोलिए आप 5 लाख से ज्यादा वोट पर पिछली बार थे, इस बार उससे ज्यादा वोट पर होंगे, जितना वोटिंग नंबर बड़े होंगे वोटर्स के हुँ, वो बढ़ जाएगा। तो और नित्यानंद राय के साथ क्या, उस संगठन के आदमी है, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो अध्यक्ष के नाते आप देखते हैं उसका एक पूरा पैराफर्नालिया होता है, वो पूरा संगठन उनके लिए काम करता है। दूसरे, जब वो केंद्र में गए जीत करके, तो उनको सीधे गृह राज्य मंत्री बनाया गया। जी। देखिए, ये जो कम ही मंत्रालय, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, उसमें एक अमित शाह के साथ वो गृह राज्य मंत्री हुए। अमित शाह शासन ने कहा चलाने मेरे वाला दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं। उन्होंने, अमित शाह ने अपने प्रचार में कहा, तो जिस दिन उन्होंने अपने प्रचार में कहा कि हुँ, हमारे दोस्त हैं और हम जी, इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, उसी दिन उन्होंने आरजेडी का तो समूचा वोट, जो आरजेडी का जो कोर वोट है यादव का,
वो तो सुनिश्चित कर दिया नित्यानंद राय के लिए कि वो वोट नित्यानंद राय के साथ जाए। देखिए हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं ना इस बात की कि हर जाति अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहती है और सत्ता में हिस्सेदारी चाहती है। तो यहाँ यादव क्यों नहीं चाहेगा? उसको तो पता है ना कि तेजस्वी यादव या लालू यादव कोई सत्ता में हिस्सेदार अभी नहीं होने जा रहे हैं दिल्ली की सत्ता में, केंद्र की सत्ता में। लेकिन नित्यानंद राय जीत करके जाएंगे तो केंद्र की सत्ता में हमारी हिस्सेदारी बनेगी, हम शासन चलाने वाली जाति के गिने जाएंगे। तो ये वो एक यादव का वोट जो कोर वोट था, जिस वोट के जुड़ने से ही आलोक मेहता को कोई फायदा हो सकता था, वो वोट तो चला जाएगा बीजेपी के साथ। और फिर बीजेपी जेडीयू का जो कोर वोट है वो तो है नित्यानंद राय को लेकर के, चाहे सवर्ण हो या महादलित हो या अत्यंत पिछड़े हो, किसी के मन में कोई दुराव का भाव नहीं है, कोई उनसे अपने को थ्रेटेंड फील नहीं करता है। किसी को ये नहीं लगता है कि वो जीत जाएंगे तो कुछ नुकसान पहुंचा देंगे या अमुक जाति बड़ी हो जाएगी या अमुक जाति का दबदबा कम हो जाएगा। वो इस तरह के नेता नहीं है। उनको हर आदमी पसंद करता है, हर समाज के लोग पसंद करते हैं। न वे सामंती भूमियार है, न वे सामंती राजपूत है, न सामंती यादव है। यादव है, बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत माइल्ड नेचर के, बहुत विनम्र स्वभाव के नेता है। उनसे बात करके लोगों को अच्छा लगता है, मिलके अच्छा लगता है लोगों को जी। तो ये, और अभी उनका जो महत्व अमित शाह बढ़ा करके गए वो तो सबने देखा ही। ऐसे नेता को क्यों लोग वोट नहीं करेंगे। और इस बार उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा हैं जो 2019 में लड़ रहे थे, उनके खिलाफ जीतन राम मांझी हैं, वो भी है। तो जो कोर वोट है ना महादलित का, अति पिछड़ा का, एक तो जेडीयू बीजेपी का जो गैर यादव पिछड़ा का वोट उसके साथ है, महादलित का वोट है अत्यंत पिछड़ा, उसमें अब यादव वोट भी जुड़ गया। तो ये ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए नित्यानंद राय जी। तो नित्यानंद राय कंफर्टेबल पोजीशन में है। उनकी पत्नी जो है वो लवकुश समाज से आती है, इसका भी फायदा उन्हें मिल जाता है। तो खैर चलिए, देखिए उजियारपुर के बाद आगे बढ़ते हैं बक्सर। यहाँ बीजेपी फंस गई थी। अश्विनी चौबे का टिकट पहले काटा गया, फिर किसी स्थानीय को नहीं मिला, मिथिलेश तिवारी लाए गए। आनंद मिश्रा जो असम कैडर के आईपीएस पदाधिकारी थे जिन्होंने बीआरएस लिया और इस तरीके से तैयारी कर रहे थे, इसी क्षेत्र से आते हैं कि टिकट उन्हें ही मिलेगा, अश्विनी चौबे का टिकट कटेगा। वहां के ब्राह्मण गुस्से में हैं कि पहले इसी तरीके से गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं दिया गया था, उनसे भी सेवानिवृत्ति लेने को कहा गया था, उन्होंने सेवानिवृत्ति ले भी ली थी। और फिर आनंद मिश्रा के साथ, आनंद मिश्रा भी निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गए हैं। सुधाकर सिंह आरजेडी के उम्मीदवार हैं, जगदानंद सिंह के बेटे। मिथिलेश तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, क्षेत्र के लिए नए हैं। वे पहले अश्विनी चौबे के ही शिष्य थे, लेकिन अश्विनी चौबे ने पिछले दिनों कहा कि अश्विनी चौबे का उत्तराधिकारी कोई नहीं है, अश्विनी चौबे का उत्तराधिकारी अश्विनी चौबे ही है। तो वहां अब देखिए आनंद मिश्रा भी मैदान में है। बसपा ने भी मैदान पकड़ रखा है, अनिल कुमार है, और यहाँ करीब 1 लाख मत तो बसपा का निर्धारित मत है। अनिल कुमार की जाति कुर्मी है, कुर्मी कोयली वोट में डेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आनंद मिश्रा जहां मिथिलेश तिवारी का खेल बिगाड़ रहे हैं, वहीं ददन यादव भी आ गए हैं। अब ददन यादव का बल्ब कितना जलता है यह देखने की बात होगी, और यदि बल्ब जला तो फिर वे सुधाकर सिंह का खेल बिगाड़ेंगे। ददन यादव के कारण कई बार जगदानंद हारे हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ चाल में फंसती हुई, घिरी हुई दिखाई पड़ रही है। अजीत जी देखिए, वो यहाँ जो कैंडिडेट्स का हम लोग जो दो आमने सामने की लड़ाई भी अगर माने हम लोग कि आमने सामने की लड़ाई है सुधाकर सिंह बनाम मिथिलेश तिवारी, तो मिथिलेश तिवारी ज्यादा घिरे हुए दिख रहे हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते भी, अपने कोर वोट में डेंट होने के चलते भी, और अपोजिशन के मजबूत होने के चलते भी। ये तीनों स्थितियां हैं। देखिए अपोजिशन वहां बहुत मजबूत है। वो इलाका ऐसा है जहां सीपीआई का, मतलब कम्युनिस्ट पार्टियों का, चाहे वो कोई भी हो, उसका भी असर है, माले का भी असर है उस इलाके में, और बगल की सीट पर माले का कैंडिडेट है, तो माले का कैंडिडेट होने की वजह से उसका भी एक असर है कि जो निचली जातियां हैं, जो आमतौर पर अत्यंत पिछड़ी जातियां, जिनका जो कोर वोट मानते हैं हम लोग जेडीयू बीजेपी का, वो भी वही आधार है, कम्युनिस्ट पार्टियों का भी, माले का भी वही आधार है। तो उस नाते मिथिलेश तिवारी ज्यादा घिरे हुए दिख रहे हैं, अपोजिशन मजबूत दिख रहा है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ये है कि उनको बाहर से ले आकर के चुनाव लड़ाया गया, तो ये लोग कहते हैं, वहां पूरे इलाके में कहते हैं लोग कि ये इस किस्मत ही खराब है साहब, इस पूरे इलाके की, यहाँ बाहर से लोग ले आकर के चुनाव लड़ाए जाते हैं। इसलिए अश्विनी चौबे पर हम लोगों ने एक दिन चर्चा की थी, उनको लेकर के, वो तो उनकी जो नाराजगी है सो नाराजगी है, लेकिन उनके समर्थक ज्यादा नाराज है, उनके कहे बगैर भी नाराज है। ऐसा नहीं है कि वो कह के मना लेंगे लोगों को। लोगों में एक स्वाभाविक नाराजगी है कि उनकी टिकट क्यों कटी। वो पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण है और कोई खराब इमेज नहीं थी, उनके बारे में कोई शिकायत भी नहीं थी, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं, जबकि दूसरे लोगों को टिकट मिली। तो वो उनके समर्थक अलग नाराज हैं, और आनंद मिश्रा उस नाराजगी का फायदा उठा रहे हैं कि वो वोट शिफ्ट हो जाए।
अगर वहां उत्तराधिकारी नहीं मान रहे हैं, अश्विनी चौबे अपना उत्तराधिकारी मान लीजिए कि वो मिथिलेश तिवारी को भी नहीं मान रहे हैं और आनंद मिश्रा को भी नहीं मान रहे जी हैं, लेकिन उनकी टिकट काट करके मिथिलेश तिवारी को मिली है, इसलिए अश्विनी चौबे के समर्थकों को अगर चुनना होगा दोनों में से तो वो आनंद मिश्रा को चुनेंगे। बिल्कुल। तो वो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और कोर वोट में जो में विभाजन है, उसका भी नुकसान मिथिलेश तिवारी को उठाना पड़ रहा है। संगठन उस तरह से आप नहीं समझते हैं, इलाके के भूगोल को नहीं समझते हैं, तो इसकी वजह से। और अनिल कुमार की आपने बात की, कोयरी कुर्मी का वोट सक्षम व्यक्ति हैं, काफी दिनों से राजनीति करते आ रहे हैं वहां, और जी अगर बसपा का वोट उनके साथ जाता है, जो हर बार जो उनका वोट जाता है, तो वो बसपा का वोट, वो देखिए उनका, वो दोनों का नुकसान कर सकते हैं वो भी, क्योंकि बसपा का जो कोर वोट है उसके बारे में उम्मीद थी कि वो वोट जाएगा आरजेडी को, जी तो और जो कोयरी कुर्मी का वोट है वो था कि वो बीजेपी को जाएगा। तो अगर वो कुछ कोयरी कुर्मी का वोट लेते हैं तो बीजेपी का नुकसान है, बसपा का कोर वोट लेते हैं तो वो वोट वो आरजेडी का नुकसान है, और आरजेडी का नुकसान कुछ ददन यादव भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल। यहाँ दोनों कैंडिडेट्स जो हैं, दोनों जिनका आमने सामने का मुकाबला है, और उनके बीच में दोनों के वोट टूट रहे हैं। दो, अब ये यहाँ है कि नर्व कंट्रोल कौन रखता है और संगठन किसका काम करता है, प्रबंधन कौन अच्छा करता है, अपना वोट कौन डलवा लेता है, उस पर ये तय होगा। यहाँ कोई लहर, कोई हवा, कोई कास्ट का इक्वेशन भी काम नहीं कर रहा है। नहीं, एक बात और भी है ना, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे अजीत जी, कि यदि काराकाट में बिल्कुल राजपूतों ने पवन सिंह को वोट कर दिया, दिया, हाँ हाँ, और कुछ उपेंद्र कुशवाहा को नहीं किया, तो इसके परिणाम हमें दिखने को मिलेंगे आरा में और बक्सर में। बक्सर में बिल्कुल तो देखने को हाँ, मिले। तो कुशवाहा आरा में नाराज होंगे, बक्सर में नाराज होंगे। बक्सर में जब अपनी ही जाति के उम्मीदवार को वोट देना है तो फिर फायदा अनिल कुमार को मिलेगा। चुनाव में कहाँ रहेंगे मुझे नहीं पता, ठीक लेकिन बात है। हाँ, हाँ, वहां कोई लहर, कोई हवा दिखाई नहीं पड़ रही है। चलिए अब आपकी सीट पर आते हैं, पूर्वी चंपारण। आप चंपारण के ही हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं चंपारण की स्थिति को। राधा मोहन सिंह हैं और आरजेडी ने यहाँ उम्मीदवार नहीं दिया, वीआईपी को मौका दिया, मुकेश सहनी की पार्टी को। मुकेश सहनी ने राजेश कुशवाहा को खोजकर उम्मीदवार बनाया, जो केसरिया के पूर्व विधायक हैं। उम्मीदवार के तौर पर कई लोगों की चर्चाएं होती रही, कई लोग दावेदार थे, लेकिन मौका मिला राजेश कुशवाहा को। क्या लग रहा है, भीष्म पितामह फंसे हुए हैं या राह आसान है? क्या सवर्ण मतों की गोलबंदी हो चुकी है, वैश्य नाराज हैं, या फिर यदि हम इंडिया ब्लॉक की बात करें तो यादव, मुसलमान, मल्लाह, कुशवाहा वहां एक होकर कोई खेल बिगाड़ सकते हैं? देखिए वहां जैसे ही आरजेडी चुनाव नहीं लड़ी, जी। उसकी लड़ाई वैसे ही कमजोर हो गई। हम्म। बात को ऐसे समझे, पिछली बार भी उसने सीट दे दी थी रालोसपा को, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी उसको सीट दे दी थी, जी और वो चुनाव अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे लड़े थे चुनाव वहां रालोसपा से, और चुनाव हार गए थे, जबकि उनको बीजेपी के कोर वोट में डेंट लगाने में वो कामयाब रहे थे। उनको भूमिहार का वोट भी मिला था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सके। जी तो ये आरजेडी जब लड़ती है तो मुख्य पार्टी के लड़ने का जो एक मोमेंटम होता है, जो एक फोर्स होता है, वो फोर्स नहीं है वहां। बिल्कुल। मल्लाह बड़ी संख्या में है और उनके लड़ने का इतिहास रहा है वहां। हम आपको कई बार कह चुके हैं कि जयनारायण कैप्टन निषाद जयनारायण निषाद। आए थे पहला चुनाव लड़ने, और दो बड़े लीडर उभरे वहां मल्लाहों के, ओम प्रकाश चौधरी भी चुनाव लड़े और सुरेश सहनी भी चुनाव लड़े। दोनों को अच्छा खासा वोट आता है, जी। लेकिन ये तब है जब वो मल्लाह लड़ते हैं। हम्म। दूसरे पार्टी के नेता को उतना वोट उस तरह के ट्रांसफर नहीं होता है जब मल्लाह नहीं होता है, दूसरी जाति का कैंडिडेट होता है। तो जो कैंडिडेट चुना उन्होंने, देखिए बिहार, पूर्वी चंपारण में लोग, एंटी इनकम्बेंसी थी राधा मोहन सिंह के खिलाफ, लोग लगातार, वो 10वां चुनाव लड़ रहे हैं, लोग 1989 से देख रहे हैं उनको, तो एक ऊब भी थी, एक थकान भी थी कि एक ही चेहरा, एक ही नेता देख रहे हैं। कोई नया चेहरा अगर पार्टी प्रयोग के तौर पर कोई नया चेहरा ले आते तो लड़ाई हो जाती, अच्छी लड़ाई हो जाती, जो कोर वोट में डेंट करने वाला कैंडिडेट होता। जो चर्चा थी कि आप भूमिहार लड़ाइए या वैश्य लड़ाइए, वो नहीं हुआ। राजेश कुशवाहा के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीमित रहे कैंडिडेट हैं केसरिया में, जहां से वो एमएलए रहे और फिर दोबारा वहां से लड़े तो चुनाव हार गए। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, इसका मतलब 10 साल लोगों ने देख लिया उनका, पहले बतौर विधायक भी देख लिया उनको, और विधानसभा का चुनाव हारने के बाद भी उनको देख लिया। वो कोई नया जोश उत्साह जगाने की स्थिति में नहीं है पूर्वी चंपारण। और उनकी टक्कर राधा मोहन सिंह के साथ है, जिसको हम अपने पूरे देश की राजनीति को समझने के आधार पर हम कह रहे हैं कि संगठन का वैसा माहिर नेता इस देश में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, जो संगठन की बारीकियों को समझता हो, एक एक व्यक्ति से जिसका सीधा कनेक्ट हो। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां 10 घर के लोगों के साथ उनका पर्सनल रिश्ता नहीं हो,
जिनके लोगों को वो नहीं जानते हैं। तो एक उनकी ये जो खूबी है, संगठन को जिस तरह से समझते हैं, जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है संगठन को। और हम हमेशा एक मिसाल देते हैं ज्ञानेश्वर जी की 2015 के विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में बीजेपी हार रही थी, लेकिन पूर्वी चंपारण की 12 सीटों में से 8 सीटें राधा मोहन सिंह ने जीत करके बीजेपी को दी थी। जी 2015 में जब सारा मोमेंटम आरजेडी जेडीयू के बिल्कुल। साथ था, बीजेपी 8 सीट जीती थी चंपारण की 12 में से। तो ये उनका जादू है, ये चीजें जानते हैं, संगठन को बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रबंधन जानते हैं। और उनके साथ भी एक ये है कि हर वर्ग के लोगों का उनको समर्थन हासिल है, पिछड़े हो अगड़े हो, बिल्कुल। सब लोग उनको वोट करते हैं। अगर दूसरी तरफ से कोई ऐसा चेहरा, देखिए वैश्य नाराज है, मेयर के चुनाव में का एक प्रस्थान बिंदु माने विरोध का, तो वोट उनका कैंडिडेट हार गया था राधा मोहन सिंह का, लेकिन जीता तभी था जो वैश्य का कैंडिडेट था। अगर वहां कोई दूसरा होता, वैश्य नहीं होता, तब वो जीतता, इसकी गारंटी नहीं होती। वैश्यों ने अपनी जाति को वोट दिया था, इसलिए ये नहीं मानना चाहिए है कि वैश्य कुशवाहा को वोट दे दे। नाराजगी है राधा मोहन सिंह के साथ, लेकिन अब क्या वो कुशवाहा को वोट दे दे, बीजेपी को छोड़ दे? वैश्य कैंडिडेट होता तो हो सकता था छोड़ता। तो कुछ वोट नाराजगी में टूटेगा। जो बड़े नेता नाराज हैं, पवन जायसवाल, वो ढाका के हैं, जो शिवहर लोकसभा में आते हैं, वो कितना असर कर सकते हैं यहाँ, ये कोई नहीं कह सकता है कि चंपारण की सीट में किस सीट पर कितना असर कर सकते हैं। लाल बाबू गुप्ता डिप्टी मेयर में जो जीते मोतिहारी में, वो राधा मोहन सिंह के आदमी हैं। तो वोट में कुछ हो सकता है, टूट हो, लेकिन वो वोट रहेगा उनके साथ। और राजेश कुशवाहा के आने के बाद फॉरवर्ड वोट पूरी तरह से एकजुट हो गया राधा मोहन सिंह के साथ। उनकी जाति का वोट कम है राधा मोहन सिंह का, लेकिन वो उनके साथ होगा। और हम सब लोगों ने देखा है कि महादलित अति पिछड़ा हमेशा बीजेपी की जेडीयू के साथ रहने पर उसके साथ जाता है। अब राजेश कुशवाहा के साथ जो वोट है वो है यादव मुसलमान का और प्लस कुशवाहा का। कुशवाहा का बहुत बड़ा वोट और मल्लाह वोट कितना आता है। अब कुशवाहा वोट मिल जाएगा। 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 कहिए, हरसिद्धि, केसरिया और पिपरा कोठी, ये वोट उनको यहाँ कुशवाहा का वोट मिलेगा। लेकिन यादव उस तरह से उनको वोट करेगा, इसमें हमको संदेह है, क्योंकि हम हमेशा देखते रहे कि चाहे अखिलेश सिंह लड़े हो, आकाश सिंह लड़े हो, विनोद श्रीवास्तव लड़े हो, वोट जो है यादव का नहीं ट्रांसफर होता है उस तरह से। वो वोट उसका एक हिस्सा बीजेपी को भी चला जाता है। तो वो राधा मोहन सिंह का अपना मैनेजमेंट भी है। पूर्वी चंपारण सीट पर हमको लग रहा है कि राधा मोहन सिंह बहुत अच्छी स्थिति में है, वहां कोई उनके लिए। चलिए, तो राधा मोहन सिंह अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं पूर्वी चंपारण में। अब आज की चर्चा की आखिरी सीट बेगूसराय की बात करें, लेनिनग्राड। और देखिए यहाँ गिरिराज सिंह है। देखिए 2019 का नतीजा फासले के हिसाब से दोहराने नहीं जा रहा है, क्योंकि यहां भी गुस्सा बहुत है। फासला कितना कम होगा मुझे नहीं पता। वैसे भी 2019 में विपक्ष का मत 2 जगह बट गया था, कन्हैया कुमार और तनवीर हसन में, लेकिन इस बार एक ही है। और नाराजगी दिख ही रहे हैं, गिरिराज सिंह भड़क जा रहे हैं, गिरिराज सिंह गुस्से में आ जा रहे हैं। वहां के भूमियार भी गिरिराज सिंह से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन गुस्से में क्या इतने आएंगे कि वे मत ही नहीं देंगे या फिर नोटा दबा देंगे, यह देखने की बात होगी। बोगो सिंह बागी बने हुए हैं, मुकाबला अवधेश राय से है और गिरिराज सिंह फिर उसी तरीके से हिंदू फायरब्रांड। मुझे पाकिस्तान पसंद करने वालों से वोट लेना ही नहीं लेना है। क्या समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेगूसराय में अजीत जी? बेगूसराय में जो उनका कोर वोट है, भूमिहार का वोट, तो उनको मिल जाएगा। अब वो जब पिछली बार कन्हैया कुमार उसी की जाति के कैंडिडेट थे और उनको नहीं मिला, तो अब वो वोट यादव उम्मीदवार को जाएगा। इसमें जो हम लोग जाति का गणित समझ रहे हैं, एकदम बहुत क्रूर तरीके से सिर्फ जाति की बात करें, तो वो वोट नहीं जाएगा। वो वोट तो इनको रो पीट के गालियां दे करके मिल जाएगा। हो सकता है कि थोड़ी उदासीनता हो कहीं, तो थोड़ा वोटिंग परसेंटेज कुछ कम हो जाए। हालांकि चुनाव आते आते जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह का बिल्डअप हो रहा है, वो उनको वोट हो सकता है कि वो मिल जाए। उस वोट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल ये है असली कि जो कैंडिडेट हैं वहां, सीपीआई को टिकट दिया है महागठबंधन ने अवधेश राय को, तो उनके साथ जो कोर वोट है वो कितना एकजुट होता है। और वो एकजुट हो भी जाता है अगर यादव मुसलमान का वोट, तो उसमें कौन सा नया वोट ऐड होता है। देखिए यहाँ एक बड़ा फैक्टर भूमिहार के अलावा एक बड़ा फैक्टर कुशवाहा वोट का भी है। बिल्कुल बिल्कुल, और मल्लाह भी है। मल्लाह भी है। तो कुशवाहा वोट क्या है कि पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से नीतीश कुमार के जाने तक उनकी स्थिति थोड़ी डामाडोल दिख रही थी। गिरिराज सिंह भी चाहते थे कि नीतीश कुमार, जबकि विरोधी रहे हैं, वो चाहते थे कि वो आके कैंपेन करें, प्रचार करें, ताकि उनका वो वोट कम से कम ट्रांसफर हो। तो वो वोट, इस बार उस वोट में भी खतरा नहीं है।
देखिए कुशवाहा अपनी जाति के वोट को तो, जाति के कैंडिडेट को तो वोट दे रहा है, लेकिन जहां जाति का कैंडिडेट नहीं है वहां मोटे तौर पर उसका रुझान बीजेपी की तरफ है। उसको ये देखना है, जो हम लोगों ने देखा भी, बल्कि वहां जो खगड़िया में तो कैंडिडेट उनके जाति का होने के बावजूद वहां खगड़िया में तो ये हो गया कि भाई हमको मुख्यमंत्री देखना है। और बेगूसराय ही वही वो सीट है जहां गिरिराज सिंह ने नारा लगवाया था कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा। तो जब बेगूसराय में फिर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की बात उठी है, तो वहां कुशवाहा कहीं और नहीं जाएगा। वो कुशवाहा का वोट वहां बीजेपी के साथ चला जाएगा। बीजेपी का जो कोर वोट है वो उसके साथ रहेगा। जैसा आपने पहले कहा कि वोट जीत हार का अंतर थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि आरजेडी और जो पिछली बार आरजेडी और जो सीपीआई का वोट अलग अलग पड़ा था, वो एकजुट हो जाएगा। जी बिल्कुल, हमारा अपना अनुभव है और आंकड़े भी उसकी गवाही देते हैं कि जिस तरह से जेडीयू बीजेपी अलग अलग होते हैं तो दोनों का वोट अलग हो जाता है और मिलने पर एक साथ आ जाता है, वैसा नहीं होता है जो विपक्षी गठबंधन है उसमें जैसे दोनों साथ आएंगे, कुछ वोट जो है उसका टूट जाता है, कुछ वोट चला जाता है बीजेपी की तरफ या उदासीन हो जाता है। तो हम नहीं, ये मतलब अभी जो आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो ये नहीं होगा कि पिछली बार अगर कन्हैया और तनवीर हसन को मिला करके 5 लाख वोट आया था तो एकदम वो पूरी तरह से एकजुट हो जाएगा। बिल्कुल वो हो सकता है कि उसमें से कुछ वोट टूटे भी, हो सकता है कि कुछ वोट थोड़ा अलग भी हो। तो वहां लड़ाई थोड़ी अभी दिख रही है क्योंकि आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन वोट का अंतर भी हो सकता है कुछ कम हो, जीत हार का अंतर भी कुछ कम हो। लेकिन बेगूसराय में भी हमारा आपको लगता है कि एडवांटेज रहेगा गिरिराज सिंह। चलिए, एडवांटेज रहेगा गिरिराज सिंह को। देखिए, आज हम लोगों ने 5 सीटों का हिसाब किताब समझा। सिवान, उजियारपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय। आगे भी बिहार की सीटों को लेकर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से रहेगा तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।